हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऊपर क्रैश कोर्स है वो चालू किया हुआ है। क्रैश कोर्स पढ़ाया जा रहा है और इस क्रैश कोर्स के अंदर हम सारे सब्जेक्ट को बहुत ही कंसाइज वे के अंदर इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के तरीके से हम उसको देख रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि शॉक क्या होता है, शॉक के कौन से टाइप्स होते हैं और किस तरह से उन टाइप्स का मैनेजमेंट किया जाता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है लास्ट क्लास से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। तो चलते हैं, आज की क्लास हम शुरू करते हैं और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का जो क्रैश कोर्स है उसकी क्लास शुरू करते हैं और उसकी आज ये थर्ड क्लास है हमारी। देखिए, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है पेरेंटल फ्लूइड। मैं आपको बताना चाहूँगा पेरेंटल फ्लूइड के बारे में कि पेरेंटल फ्लूइड से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पे जाकर के आईवी फ्लूइड्स ऐसे नाम से कोई ना कोई प्लेलिस्ट आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है? इंट्रावेनस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे करके ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये पूरा पढ़ाया हुआ है। तो प्लीज़ आपको अगर डिटेल्ड नॉलेज चाहिए तो आप वहाँ जाकर के गेन कर सकते हैं। और इस क्लास के अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे बहुत ही कंसाइज़ वे के अंदर इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो पेरेंटल फ्लूइड की बात करते हैं। पेरेंटल फ्लूइड का मतलब होता है पैरा प्लस एंट्रल, पैरा प्लस एंट्रल। ठीक है? पेरेंटल फ्लूइड का मतलब क्या होता है? पैरा प्लस एंट्रल। पैरा प्लस एंट्रल के अंदर क्या होता है? नॉर्मली स्टूडेंट्स नॉर्मली ये होता है, पैरा का मतलब होता है आउटसाइड, पैरा का मतलब होता है आउटसाइड और एंट्रल का मतलब होता है इंटेस्टाइन और जीआई ट्रैक्ट। जीआई आउटसाइड द जीआई ट्रैक्ट, जब किसी फ्लूइड को, किसी भी मेडिकेशन को आउटसाइड द जीआई ट्रैक्ट बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है तो उसे हम कहते हैं पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि हम मेडिसिन को जीआई ट्रैक्ट के अंदर इंटर नहीं करवाएंगे। उसके अलावा हम किसी भी रूट के थ्रू मेडिसिन को अगर दे रहे हैं तो वो सारे रूट किस में आएंगे? पेरेंटल रूट के अंदर आएगा। ठीक है? समझ गए? नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोटोनिक फ्लूइड की। आइसोटोनिक फ्लूइड की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आइसोटोनिक फ्लूइड वो फ्लूइड है जिसकी ऑस्मोलैरिटी है, जिसकी ऑस्मोलैरिटी जो ब्लड है उसके समान होती है। आइसोटोनिक का मतलब जो ऑस्मोलैरिटी है वो ब्लड के बराबर ऑस्मोलैरिटी होती है। तो उसकी ये आइसोटोनिक फ्लूइड क्या करते हैं, सेल जो कंपार्टमेंट्स होते हैं इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट, उनके अंदर फ्लूइड का कोई मूवमेंट नहीं करवाते हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ फ्लूइड है वो क्या होती है, दोनों की ऑस्मोलैरिटी है इक्वल होती है। तो उस वजह से इनके अंदर, इनकी वजह से कोई भी फ्लूइड के अंदर मूवमेंट नहीं होता। ना तो ये वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, दोनों तरफ बराबर वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, ऐसा नहीं है किसी एक तरफ का वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, दोनों तरफ बराबर बैलेंस करते हैं। तो आइसोटोनिक फ्लूइड का मतलब है जिसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स, जिसकी ऑस्मोलैरिटी 0.5 पर 0.9%, 0.9% जिसकी ऑस्मोलैरिटी होगी, उसकी उस ऑस्मोलैरिटी की हम बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक फ्लूइड। तो आइसोटोनिक फ्लूइड है वो कौन कौन से फ्लूइड होते हैं? आइसोटोनिक फ्लूइड की बात करें तो नॉर्मल सेलाइन है जो कि एक आइसोटोनिक फ्लूइड है। आरएल रिंगर लैक्टेट जो कि क्या है? एक आइसोटोनिक फ्लूइड है। यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आरएल रिंगर लैक्टेट, रिंगर लैक्टेज है, ये कभी भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर एडमिनिस्टर नहीं की जाती है। डू नॉट एडमिनिस्टर, डू नॉट एडमिनिस्टर इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डीके। डू नॉट एडमिनिस्टर इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर इसको कभी भी एडमिनिस्टर नहीं किया जाता है। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। साथ ही साथ है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, डीएनएस शॉर्ट में हम जिसको बोलते हैं, डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, वो भी एक आइसोटोनिक फ्लूइड है या आइसोटोनिक सॉल्यूशन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है हाइपोटोनिक फ्लूइड। नेक्स्ट वन हमारा जो टॉपिक है वो आता है आपका हाइपोटोनिक फ्लूइड। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है हमारा हाइपोटोनिक फ्लूइड। और हाइपोटोनिक फ्लूइड के अंदर स्टूडेंट्स आप देखोगे कि हाइपोटोनिक फ्लूइड का मतलब है जिसकी ऑस्मोलैरिटी, जिस फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी लेस देन ब्लड, ठीक है? ऑस्मोलैरिटी लेस देन हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक कौन सा होगा? ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी लेस देन ब्लड, जिसकी ऑस्मोलैरिटी ब्लड से कम हो, मतलब 0.9% से कम,
0.9% से कम अगर किसी की ऑस्मोलरिटी जा रही है तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी स्टूडेंट? वो कंडीशन आपकी कहलाती है हाइपोटोनिक फ्लूइड। वो फ्लूइड आपका कहलाता है हाइपोटोनिक फ्लूइड। देख जैसे कि एग्जांपल की बात करें, हाइपोटोनिक फ्लूइड है तो उसकी ऑस्मोलरिटी 0.9 से कम होनी चाहिए। अब 0.9 से कितनी भी कम हो सकती है, ठीक है। तो जैसे कि हाफ एन एस, आप लोगों ने नाम सुना होगा हाफ एन एस। हाफ एन एस, हाफ एन एस का मतलब ये नहीं होता कि आधी एन एस को काट करके आप काम करोगे। नहीं जी, हाफ एन एस का मतलब होता है कि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, जैसे नॉर्मली हम एन एस की जो स्ट्रेंथ कितनी ले रखी थी, नॉर्मली लेते हैं हम 0.9% की एन एस लेते हैं। बट हाफ एन एस का मतलब क्या होता है? हाफ एन एस का मतलब होता है स्टूडेंट 0.45%। 0.45% जो एन एस की कंसेंट्रेशन होती है उसे हम बोलते हैं हाफ एन एस बोलते हैं, ठीक है। और इसका 0.5% ये नॉर्मली हम यूज इन पीडियाट्रिक केस, यूज इन पीडियाट्रिक केस, इसको हम पीडियाट्रिक केसेस के अंदर इसको ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है जी। इंक्रीज इंट्रासेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम, जो भी हाइपोटोनिक फ्लूइड होते हैं वो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं। हाइपोटोनिक फ्लूइड क्या होते हैं? इंट्रासेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम का मतलब हो गया, ये क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हाइपोटोनिक फ्लूइड है, अगर हाइपोटोनिक फ्लूइड है, अगर आपका हाइपोटोनिक फ्लूइड है तो ये अगर बाहर की तरफ, आउटसाइड द सेल, ये है अपनी सेल, ठीक है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, हाइपोटोनिक फ्लूइड क्या होते हैं? ऑस्मोलरिटी को बैलेंस करने के लिए, ये हो गया अपना एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और ये एक्स्ट्रा, और ये हो जाएगा अपना इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है। तो जैसे ही आप एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम के अंदर हाइपोटोनिक फ्लूइड है उसको एडमिनिस्टर करोगे, जैसे ही आप हाइपोटोनिक फ्लूइड को एडमिनिस्टर करोगे कहाँ पे? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर, तो अब ये फ्लूइड क्या चाहेगा? जो हाइपोटोनिक फ्लूइड है वो क्या चाहेगा, यानी कि हमारी बॉडी उस पर एक्ट करेगी और बॉडी एक्ट करके उसको क्या करना चाहेगी? कन्वर्ट इन आइसोटोनिक, कन्वर्ट इट इनटू आइसोटोनिक फ्लूइड, इसको आइसोटोनिक फ्लूइड के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी। तो अब कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी तो क्या करेगी? जैसे ही अब बाहर मान लीजिए हाइपोटोनिक फ्लूइड है वो, हाइपोटोनिक फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक फ्लूइड आप एडमिनिस्टर कर रहे हो तो हाइपोटोनिक को बैलेंस करने के लिए सेल के अंदर से जो सोल्यूट है वो तो बाहर आएंगे, और फ्लूइड है वो अंदर की तरफ, जो सोल्यूट सॉल्वेंट है, ठीक है, वो ज़्यादा मतलब जो भी ज़्यादा अमाउंट में, मतलब हाइपोटोनिक फ्लूइड यहाँ पे है तो वो फ्लूइड कहाँ मूव कर जाएगा? इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। ताकि सेल के दोनों कंपार्टमेंट के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर साथ के साथ इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर क्या हो? आपका बैलेंस मेंटेन रहे, ऑस्मोलरिटी का जो बैलेंस है वो बना रहे। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जैसे ही आप किसी इंडिविजुअल को हाइपोटोनिक फ्लूइड देते हो, हाइपोटोनिक फ्लूइड देते हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है? ये फ्लूइड कहाँ चला जाता है? इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर चला जाता है, और इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर चला जाएगा तो क्या होगा? सेल है वो क्या हो जाएगी? धीरे धीरे स्वेल ऑन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आइसोटोनिक। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अगर इनको डिटेल के साथ पढ़ना है तो प्लीज़ आप मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल के जो जो अदर कोर्सेज चल रहे हैं उन कोर्सेज के ऊपर आप देखिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फ्लूइड आता है हाइपरटोनिक फ्लूइड। हाइपरटोनिक फ्लूइड की बात करूं मैं स्टूडेंट, तो हाइपरटोनिक फ्लूइड की अगर बात करें तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक का मतलब है जिसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो 0.9% से 0.9% से ज़्यादा होगी, ठीक है। हाइपरटोनिक फ्लूइड, हाइपरटोनिक फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी है वो 0.5% से 0.9% से क्या होगी? ज़्यादा होगी। ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज और मोर देन, ऑस्मोलैरिटी मोर देन किससे मोर देन? ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज और मोर देन 0.9%। जब ऑस्मोलैरिटी 0.9% से ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है? उस कंडीशन के अंदर उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक फ्लूइड कहा जाता है। इस फ्लूइड को हम क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक फ्लूइड। और इस फ्लूइड के अंदर का जो एग्जांपल है इसका डेक्सट्रोज 5% इन नॉर्मल सेलाइन, ठीक है। डेक्सट्रोज 5% इन नॉर्मल सेलाइन है, डेक्सट्रोज 10% है, ठीक है। डेक्सट्रोज डेक्सट्रोज 5% इन नॉर्मल सेलाइन, अगर डेक्सट्रोज 5% है और वो नॉर्मल सेलाइन के अंदर डाइल्यूट की गई है तो इसका मतलब है वो कौन सा फ्लूइड होगा आपका? मतलब कि डीएनएस जो फ्लूइड है, डीएनएस, ये है आपका हाइपरटोनिक,
ये आपका हाइपरटोनिक फ्लूइड है। साथ के साथ जो डेक्सट्रोज 10% है वो भी एक आपका हाइपरटोनिक फ्लूइड होता है, वो भी आपका एक क्या है, हाइपरटोनिक फ्लूइड है स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और जो हाइपरटोनिक फ्लूइड है वो क्या करते हैं, इंक्रीज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम, इंक्रीज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम। जैसे ही आप हाइपरटोनिक फ्लूइड एडमिनिस्टर करोगे, हाइपरटोनिक फ्लूइड है वो एडमिनिस्टर करोगे, हाइपरटोनिक फ्लूइड एडमिनिस्टर करोगे तो उसके अंदर क्या होंगे, उसको बैलेंस करने के लिए बॉडी के अंदर से क्या होगा, जो वाटर है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक का मतलब है उसमें सोल्यूट ज्यादा है, सोलवेंट कम है। तो अब इस सोल्यूट और सोलवेंट की कंसंट्रेशन को बैलेंस करेंगे तभी क्या होगा, ऑस्मोलैरिटी बैलेंस होती है। और ये ऑस्मोलैरिटी बैलेंस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब सेल क्या करेगी, अपने अंदर के अंदर जो वाटर है, सेल के इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट में जो वाटर है, उस वाटर को सेल क्या करेगी, बाहर एक्स्ट्रा सेल्युलर वॉल्यूम के अंदर भेज देगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है, जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है वो आ जाएगा, मूव इनटू, मूव इनटू एक्स्ट्रा सेल्युलर, मूव इनटू एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट, मूव इनटू एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट एंड इंक्रीज द वॉल्यूम, एंड इंक्रीज एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। उसके बाद क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और हाइपरटोनिक फ्लूइड है नॉट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, याद रखिएगा कि जो हाइपरटोनिक फ्लूइड है इज मोस्टली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया। याद रखना, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोनेट्रीमिया के ट्रीटमेंट के अंदर मोस्ट कॉमनली हम हाइपरटोनिक फ्लूइड है उसको एडमिनिस्टर करते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया है, मान लीजिए पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया है, पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, डेक्सट्रोज, नॉर्मली जो एग्जांपल के तौर पे देखना, डीएनएस 10% है वो एडमिनिस्टर करेंगे ताकि पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डेक्सट्रोज 10% एडमिनिस्टर करते हैं, डेक्सट्रोज 25% अवेलेबल आती है, 100 ml के अंदर आती है, उनको भी हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा जब भी बॉडी के अंदर इन केस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, अगर हाइपोग्लाइसीमिया है, हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है कि ब्लड शुगर लेवल है वो बिलो नॉर्मल है, हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है ब्लड शुगर लेवल बिलो नॉर्मल, ब्लड शुगर लेवल इज बिलो नॉर्मल, बिलो, जब ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से नीचे चला जाता है तो उस कंडीशन का हम क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। नॉर्मली 70 to 60 mg/dl और बिलो, अगर 70 to 60 mg पर डीएल से नीचे चला जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है, ठीक है। तो हाइपरटोनिक फ्लूइड का मोस्ट कॉमनली यूज कब कब किया जाता है, उसका मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है इन केस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया और इन केस ऑफ हाइपोनेट्रीमिया, इन केस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया और इन केस ऑफ हाइपोनेट्रीमिया, तब जा करके क्या होता है, वहाँ पे ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट होता है। तो ये है स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया पेरेंटल फ्लूइड के बारे में। अगर डिटेल्ड नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ आप मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जो भी प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर के सर्च कीजिए और पढ़िए, वहाँ पे डिटेल्ड नॉलेज वहाँ पे आपको मिल सकता है। यहाँ पर हम एक नोट सेट को, ठीक है, नोट सेट मेन है उसकी प्रिपरेशन है, साथ ही साथ अपकमिंग जो ईएसआईसी है, नवोदय विद्यालय समिति है, उनके जो स्टाफ नर्सेज की हमारी पोस्ट है उनकी प्रिपरेशन के लिए ये बेस्ट कोर्स आपके लिए साबित होगा। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ बीएमआई, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ बीएमआई, बीएमआई का मतलब है बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स या बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, इसकी फुल फॉर्म होगी स्टूडेंट्स बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। बीएमआई की फुल फॉर्म क्या होगी, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, ये इसकी क्या होगी, ये इसकी एक फुल फॉर्म हो जाती है। इंटरप्रिटेशन ऑफ बीएमआई, इंटरप्रिटेशन ऑफ बीएमआई का मतलब है कि बीएमआई को देख करके हमें ये बताना है कि भैया ये मोटापा है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द बीएमआई होती क्या है, बीएमआई क्या करती है, ये जो बीएमआई है
बॉडी मास इंडेक्स, BMI, BMI, ये BMI क्या करती है स्टूडेंट? ये मेजर द बॉडी फैट, मेजर द, इट measures the body fat based on height and weight, based on height and weight that applies on applies to and adult men and women। ठीक है, तो ये इसकी एक डेफिनेशन है, छोटी सी डेफिनेशन की। BMI, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स क्या है, बॉडी मास इंडेक्स क्या है? तो बॉडी मास इंडेक्स की बात करें तो बॉडी मास इंडेक्स क्या बताती है? बॉडी मास इंडेक्स एक फेट, जो भी इंडिविजुअल है उसके बारे में, उसके फेट और उसके एंड उसकी बॉडी के अंदर कितना फैट है उसके बारे में वो एक हमें आइडिया देती है। तो हाइट जो हम BMI है उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो किस बेसिस पे करेंगे? हाइट एंड वेट ऑफ ए एडल्ट मैन और वुमन। हाइट और वेट के इंटरप्रिटेशन करके हम बता सकते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर कितना फैट होगा, या वो किस कैटेगरी, जो ओबेसिटी है उसकी किस कैटेगरी के अंदर उसको रखा जाना चाहता है। ठीक है, अब BMI है उसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, हाइट इन मीटर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। ये भी बहुत बार MCQ पूछा जाता है कि BMI को कैलकुलेट करने का। बेसल बेसल मेटाबॉलिज्म, सॉरी, ये है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स को कैल BMI भी बहुत BMR पढ़ते हैं ना, इसलिए बार बार BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट निकल रहा है। ठीक है, तो BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, और इस बॉडी मास इंडेक्स को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं? हम किसी भी इंडिविजुअल, जो भी एडल्ट, चाहे मेल हो चाहे वुमन हो, उसके वेट को, वेट इन केजी, उसका वेट देखेंगे कितना किलोग्राम उसका वेट है, और उसके बाद उस वेट के अंदर हम भाग लगा देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे हाइट इन मीटर स्क्वायर से। हाइट उसकी हाइट है, उसका उसको मीटर में कन्वर्ट करके उसको स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको उसका उसके अंदर डिवाइडेशन कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या को कैलकुलेट कर सकते हैं आपका BMI। ठीक है, BMI को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया वेट, शॉर्ट में लिखूंगा, वेट इन केजी एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर, हाइट इन मीटर स्क्वायर। हाइट किस में चाहिए? मीटर स्क्वायर के अंदर हमें हाइट चाहिए। जब मीटर स्क्वायर के अंदर हाइट मिलेगी तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे? तो उसका BMI है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। और BMI बताता क्या है? BMI बताता है कि बॉडी के अंदर कितना पेट है, बॉडी के अंदर कितना पेट है उसके बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन की। इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो BMI, अगर मान लीजिए आप किसी इंडिविजुअल का BMI कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, और उसका BMI लेस देन 18 आ रहा है, BMI कैलकुलेट कर रहे हो उसका लेस देन कितना आ रहा है? 18 आ रहा है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? आपका अंडरवेट कैटेगरी के अंदर आएगा। वो आएगा आपका अंडरवेट कैटेगरी। 18 से कम BMI है। अब यहाँ पे एक MCQ बन रहा है आप लोगों के लिए कि अगर किसी इंडिविजुअल का BMI है वो 18 या 18 से कम है, 18 से कम है, नॉट 18, 18 से कम है, 17 है या 18 से कम है, तो वो कंडीशन कहाँ आएगी? वो इंडिविजुअल को आप किस कैटेगरी के अंदर रखोगे? तो वो इंडिविजुअल किस कैटेगरी में रहेगा? वो रहेगा हमारा अंडरवेट कैटेगरी के अंदर। यहाँ पर आप लोगों के लिए ये एक MCQ बन रहा है, ये एक MCQ आप लोगों के लिए बन रहा है। ठीक है, MCQ बन रहा है कि लेस देन 18, अगर 18 से कम BMI है तो उस इंडिविजुअल को हम किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे? उसे हम रखेंगे अंडरवेट कैटेगरी के, उसे हम रखेंगे अंडरवेट कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं 18 से 24। अगर किसी इंडिविजुअल का BMI, अब जब आप कैलकुलेट कर रहे हो फॉर्मूला लगा करके, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे? वेट इन केजी एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा करके आप किसी इंडिविजुअल का अगर BMI कैलकुलेट कर रहे हो तो उसके BMI के अंदर अगर आपको 18 से 24 की वैल्यू आ रही है, अगर उसका आंसर अगर 18 से 24 अगर उसका BMI आ रहा है, तो इसका मतलब है वो क्या है? एक नॉर्मल इंडिविजुअल है। अब यहाँ पर भी आपसे MCQ पूछा जा सकता है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता चलूंगा। पहला अंडरवेट का, दूसरा नॉर्मल का। नॉर्मल का BMI कितना होता है? अब आपसे डायरेक्टली भी MCQ पूछ सकते हैं कि एक नॉर्मल हेल्थ इंडिविजुअल
इसका बीएमआई कितना होता है, तो 18 से 24 होगा इसका बीएमआई नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर किसी इंडिविजुअल का बीएमआई है वो 25 से लेकर 29 तक आता है, 25 से लेकर के 29 तक आता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ओवरवेट। उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ओवरवेट। अगर किसी इंडिविजुअल का बीएमआई 30 से लेकर 39 आता है, 30 से 39 के बीच में आता है, तो उसे बोलते हैं ओबेस। ये एमसीक्यू है, ठीक है, ये एक आप लोगों के लिए एमसीक्यू। नेक्स्ट है अबव 40, तो एक्सट्रीमली ओबे। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए 3 एमसीक्यू बने, 3 में से कौन सा बना है, एक तो अंडरवेट का, एक ओबेसिटी का बना है और एक नॉर्मल का। तीनों यहाँ पे बहुत बार प्रीवियस एग्जामिनेशन के अंदर मैम्स के द्वारा पूछे जा चुके हैं, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, काफी ईजी है, ठीक है। बीएमआई के बारे में जो भी मैंने यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया है, तो अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है अल्जाइमर्स डिजीज। काफ़ी अच्छा टॉपिक है अल्जाइमर्स डिजीज। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बढ़िया सा एग्जांपल दे देता हूँ, आप लोगों को डाउट भी नहीं होगा, साथ ही साथ आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में समझ में आएगा। सबने देखी उरी सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है, उरी सर्जिकल स्ट्राइक, ये एक ऐसी मूवी आई थी, ठीक है, उरी सर्जिकल स्ट्राइक एक मूवी आई थी 2000 समथिंग 18 16 17 के अंदर आई होगी, ठीक है। तो उरी जो सर्जिकल स्ट्राइक मूवी आई थी, तो उस मूवी के अंदर जो विकी कौशल की माँ का रोल जिसने किया था, तो उसने जो रोल शो किया था या जो रोल किया था, वो एक मदर के साथ साथ उसने अल्जाइमर्स के पेशेंट का रोल भी किया था। अब अगर आपको पूरा अल्जाइमर्स पढ़ना है या देखना है, तो पहले आप इस मूवी के अंदर जो क्लिप्स हैं उनको आप देख लीजिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा सीखने के अंदर या बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मेरा यही कहना है कि ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कि उरी के अंदर जो विकी कौशल की माँ को जो डिसऑर्डर था, वो था अपना अल्जाइमर्स डिजीज। तो अल्जाइमर्स डिजीज के अंदर क्या होता है कि अल्जाइमर्स डिजीज के अंदर एक प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव डिसऑर्डर है ये, ठीक है। एक ये क्या है, एक प्रोग्रेसिव और एक डीजनरेटिव डिसऑर्डर है। प्रोग्रेसिव एंड डीजनरेटिव। डीजनरेशन का मतलब होता है स्टूडेंट किसी भी बॉडी की सेल्स का टूटना, धीरे धीरे, चाहे वो एज के साथ हो, चाहे वो किसी भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से अगर वो धीरे धीरे टूट रही है, तो इसका मतलब है कि वहां पर आपको देखने को क्या मिलेगा, डीजनरेटिव चेंजेज है वो मिलेंगे। और ये कि कहाँ होते हैं, ब्रेन का डिसऑर्डर, डीजनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन, डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन का डीजनरेटिव डिसऑर्डर होता है, ठीक है। और ब्रेन का डीजनरेटिव डिसऑर्डर होने की वजह से ये क्या करता है, इट अफेक्ट द इट अफेक्ट द मेमोरी, उसकी मेमोरी को अफेक्ट करता है। जो भी इंडिविजुअल जिसको भी ये डिजीज हुई है, उसकी मेमोरी को अफेक्ट करता है, साथ ही साथ उसकी थिंकिंग को अफेक्ट करता है, एंड बिहेवियर, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन क्या करता है, मेमोरी को, थिंकिंग को और बिहेवियर को। अगर आपको मैं लेके चलूँ उरी सर्जिकल स्ट्राइक की जो मूवी है उसमें देखना, वो अपने बेटे को भी भूल जाती है, ठीक है, बेटे बेटी को भी भूल जाती है, साथ ही साथ वो थिंकिंग, सोचने की कैपेसिटी नहीं होती, वो कभी भी घर से बाहर निकल रही है, ठीक है। उसका बिहेवियर है काफी ऑड हो जाता है लोगों के लिए, वो लोगों को पहचानना बंद कर देती है, खाना पीना अच्छे से नहीं कर रही है। तो ये क्या है, जैसे ही अल्जाइमर्स की डिजीज कोज हुई, डिजनरेटिव चेंजेस शुरू हुए, डिजनरेटिव चेंजेस शुरू होने की वजह से इंडिविजुअल के अंदर धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी मेमोरी इम्पेयर्ड होने लग गई, मेमोरी के साथ साथ उसकी थिंकिंग कैपेसिटी है वो भी, कॉग्निशन है वो भी इम्पेयर्ड हो गया, और उसका और ऑलमोस्ट उसका बिहेवियर है वो भी इम्पेयर्ड हो गया। और इसकी वजह से उसको क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सोसाइटी के अंदर उसको एडजस्ट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। एंड अल्जाइमर्स डिजीज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है आप लोगों के लिए। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया, ये डिमेंशिया का मोस्ट कॉमन कॉज, डिमेंशिया का मोस्ट कॉमन कॉज, अल्जाइमर्स डिजीज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया, ठीक है। याद रखिएगा, कोई भी आपसे पूछे कि डिमेंशिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है या किस टाइप का होता है, तो उसमें होता है डिमेंशिया का मोस्ट कॉमन कॉज है आपका अल्जाइमर्स डिजीज। तो अब अल्जाइमर्स डिजीज के अंदर जो डिजनरेटिव चेंजेज होते हैं, तो उनके अंदर होता क्या है, तो उनके अंदर क्या होता है, जो एसिटाइल कोलिन, ये क्या है, एक न्यूरो है, न्यूरो ट्रांसमीटर। एसिटाइल कोलिन क्या है, एक न्यूरो होता है, और वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और
जो भी अल्जाइमर डिजीज का जो पेशेंट होता है, उस पेशेंट के अंदर क्या होता है, जो आपका एसिटाइल कोलिन एसीएच है, उसका लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है बहुत इन कंसंट्रेशन, उसका जो वॉल्यूम होता है वो भी कम हो जाता है, साथ के साथ उसके फंक्शंस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। जो भी अल्जाइमर डिजीज का पेशेंट होता है उसके अंदर क्या होता है, अल्जाइमर जो एसिटाइल कोलिन है उसका लेवल कम हो जाता है। और जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती है, जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती है, वैसे वैसे जो भी इंडिविजुअल, जिस भी इंडिविजुअल के अंदर ये डिसऑर्डर है, वो क्या हो जाता है, उस इंडिविजुअल क्या हो जाता है, वो दूसरों पे डिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है। जैसा कि आपने उरी मूवी के अंदर देखा था कि उसकी माँ की केयर करने के लिए जब विकी कौशल उसके घर पे नहीं रहता तो उसकी बहन उसके घर पे रहती थी, ठीक है, क्योंकि उसकी माँ को काफी असिस्टेंट की जरूरत थी, ठीक है। ये है इसके अंदर। नेक्स्ट है कि मेन कोज जो अल्जाइमर डिजीज है उसका जो मेन कोज है, अल्जाइमर डिजीज का जो मेन कोज है वो क्या है, एडवांस एज, ठीक है, प्रोग्रेसिव एज या एडवांस एज, ये इसका एक मोस्ट कॉमन कोज है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये है अल्जाइमर डिजीज के बारे में, ठीक है। इन शॉर्ट एंड स्वीट की अल्जाइमर डिजीज क्या है, एक ब्रेन का डिसऑर्डर है जो एक डिजनरेटिव एंड प्रोग्रेसिव डिजनरेटिव डिसऑर्डर, प्रोग्रेसिव एंड डिजनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन है, जिसके अंदर क्या होता है, मेमोरी, थिंकिंग और बिहेवियर वो काफी इम्पेयर्ड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो एसिटाइल कोलिन जो न्यूरो है उसका लेवल भी कम हो जाता है, साथ ही साथ उसकी फंक्शनिंग भी कम हो जाती है। और जैसे, और ये क्यों होता है, बिकॉज मोस्ट कॉमन इसका जो कोज होता है वो होता है एडवांस। और जैसे जैसे ये डिजीज प्रोग्रेस करती जाती है, वैसे वैसे जो भी इंडिविजुअल होता है वो क्या करता है, दूसरों पे डिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है, वो क्या करता है, दूसरों पे डिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है। तो ये है अल्जाइमर डिजीज के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोसिस। जब भी आप अल्जाइमर डिजीज के डायग्नोसिस की आप बात कर रहे हो, जब भी आप अल्जाइमर डिजीज के डायग्नोसिस की बात कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है स्टूडेंट, हमारी मेडिकल साइंस या मेडिकल हिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो डायग्नोस्टिक टूल है वो है आपका हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन। ये चीजें आप प्रैक्टिकली सीखते हो, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन, यहाँ से आप बहुत सारी डिसऑर्डर्स को पता कर सकते हो, यहाँ से आप बहुत सारे डिसऑर्डर्स को डायग्नोस कर सकते हो। अगर आपको अच्छे से हिस्ट्री लेना आता है और अच्छे से आपको फिजिकल एग्जामिनेशन आता है तो आप बहुत अच्छे से जल्दी से जल्दी, साथ के साथ बहुत ही जल्दी आप किसी भी डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि डायग्नोसिस है तो हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन है, इसके बारे में आपको सबको पता है। नेक्स्ट वन है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, ये भी एक डायग्नोस्टिक टूल है, ठीक है। साथ के साथ सीटी स्कैन कर सकते हैं, तो उसके अंदर जो डिजनरेटिव चेंजेस थे, प्रोग्रेसिव डिजनरेटिव डिसऑर्डर बताया है ना मैंने अभी अभी आपको कि अल्जाइमर एक प्रोग्रेसिव डिजनरेटिव डिसऑर्डर है। तो जैसे ही सीटी स्कैन करोगे उसके अंदर आपको ब्रेन है वो थोड़ा श्रिंक होता हुआ दिखाई देगा, श्रिंक ब्रेन, ठीक है, ब्रेन है वो थोड़ा सा श्रिंक होता हुआ आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट वन है ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ठीक है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम इसकी फुल फॉर्म होगी, ठीक है, बोलते हैं ना कि इसका ईईजी करवाओ। तो ईईजी के अंदर क्या होता है, ब्रेन के जो इलेक्ट्रिकल वेव्स है उनको एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, देन देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना ही क्या कहलाता है, ईईजी। नेक्स्ट वन है एमआरआई, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, सीएसएफ एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है उसका एग्जामिनेशन करते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड एग्जामिनेशन करके। तो ये सारे वो टूल है जिन टूल्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम अल्जाइमर डिजीज को डायग्नोस कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो किसी भी टॉपिक में प्लीज अभी के अभी पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। नेक्स्ट वन है मैनेजमेंट। जब भी आप मैनेजमेंट है अल्जाइमर डिजीज के मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैनेजमेंट है वो एक प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिसके अंदर एडवांस एज की वजह से हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो मैनेजमेंट है, ये जो भी मैनेजमेंट है वो क्या कर सकता है, स्लो डाउन द प्रोग्रेस ऑफ, स्लो डाउन द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज। जो ये मैनेजमेंट दे रहे हो वो इसको ठीक नहीं करेगा,
ठीक नहीं हो सकता, कोई भी इंडिविजुअल है इस कंडीशन में या इस लेवल पे जाने के बाद ठीक नहीं हो सकता, बट यहाँ पर उसकी जो प्रोग्रेस थी, जो डिजीज की जो प्रोग्रेस है, उसको हम क्या कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोलिन स्टीरेज इनहिबिटर, ये क्या करेंगी, एसीएच जो एसिटाइल कोलिन है उसके ब्रेकडाउन को स्टॉप कर देती है, ठीक है। और दूसरी जो ड्रग्स है वो है डोनिजिपिल है, टेक्रिन हाइड्रोक्लोराइड है और रिवोस्टिगमाइन है। ये सारी ड्रग्स का यूज करते हैं हम। यहाँ पे ध्यान रखना, ये वाली जो तीनों ड्रग्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोगों के लिए आपको एमसीक्यू देखने को मिल सकता है। तो हम कोलिन स्टेरेज जो एंजाइम्स होता है उसको, उसके ब्रेकडाउन को हम क्या करते थे, इनिबिटर्स, कोलिन स्टेरेज इनिबिटर्स होती है जो क्या करती हैं, एचसीएच के ब्रेकडाउन को रोक देती हैं, जिसकी वजह से एचसीएच का जो लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। बाकी डोनिचिपिल टेक्रीन है और हाइड्रोक्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड और रिवर्स बाकी बहुत ही सपोर्ट करती हैं इस डिजीज के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही नर्सिंग और क्रैश कोर्स की क्लासेस आपके नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही होंगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।